Good evening, everyone. Good evening, Shivani. Good evening, Khushi. Good evening, Tanu. Good evening, Akhila. Good evening, Sandhya. Good evening, Ajay. Good evening, Reshma. Good evening, Soumya. Good evening, Kamini. Good evening, Sanjana. Good evening, Sana. Good evening, Sakshi. Good evening, Kanishka. Good evening, Anjali. Good evening, Astha. Good evening, Sneha. गुड इवनिंग कशिश. गुड इवनिंग दीक्षा. और वो टॉपिक देख लिया सभी ने जो वीडियो भेजी थी मैंने? यस सर. आ गया? यस सर. यस सर. यस सर. यस यस सर. यस सर. तो देखो, वो टॉपिक ऐसा है ना कि जनरली इस चैप्टर में उसी टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं. तो अभी जब मैं आपको टेस्ट दूंगा तो टेस्ट में भी आप देखना जो पीवाईक्यू आपको मिलेंगे वो उसी चैप्टर से मैक्सिमम रहते हैं. तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है ये आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है? और टेस्ट के लिए पढ़ लिया सभी ने? बोलो. टेस्ट के लिए पढ़ लिया सेकंड चैप्टर? सेकंड यस चैप्टर सर. तो इजी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है, तो क्लास के बाद अभी टेस्ट होगा. तो अ, सभी को ये बताओ, आ गया ना अच्छे से समझ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं और ज्योमेट्री कैसे निकालनी है, कौन सी कैसे होगी, किसमें कितने लोन पेयर हैं? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो उस टॉपिक में. ठीक है, तो नीट वगैरह में जब भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके बीएससी नर्सिंग में क्वेश्चन आएंगे ज्योमेट्री वाले या हाइब्रिडाइजेशन वाले, तो आप जो है वैसे करके निकाल लोगे, ठीक है? और बॉन्ड ऑर्डर के लिए भी मैंने उस दिन आपको ट्रिक बता दी थी, और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के लिए भी उसी के साथ बता दी थी मैंने आपको. तो यही ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा. हाइब्रिडाइजेशन से मिलेगा, बॉन्ड ऑर्डर से मिल सकता है. मतलब हाइब्रिडाइजेशन पे एक क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही आना है, और नीट में तो 3-4 आते हैं. ठीक है, तो उसको जो है अच्छे से कर लेना. तो अब जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें. इसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? तो फिजिक्स में भी अपना थर्मोडायनेमिक्स ही चल रहा है और इसमें भी अपना थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर लेते हैं. तो मतलब लिंक कर पाओगे आप थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा डीप में दे रखा है, उसमें तो फिजिक्स में इतना अच्छे से नहीं दिया है, बट इसमें जो है और अच्छे से दिया हुआ है. तो बस मैं पीडीएफ ओपन कर लूँ इसकी. नीट का फॉर्म किस किसने भर लिया? अच्छा, कशिश ने भर लिया है और तनु ने भर लिया है, ठीक है. और अच्छा, तनु ने नहीं भरा है. और बाकी और किसी ने भी नहीं भरा क्या? टाइम से फिल कर लेना. लास्ट डेट क्या है उसकी? 9 मार्च. 9 मार्च.
ठीक है, तो वही टाइम से कर लेना फिर जो भी है। और कैटेगरी वगैरह बिल्कुल सही डालना, नाम वगैरह बिल्कुल अपना जो भी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग डालना, और आधार कार्ड में जिसका भी करेक्शन वगैरह होना है करवा के रख लो, ठीक है। और फोटो किसी का बचपन का लगा है तो उसे भी चेंज करवा लो। सर हम्म, सर हाँ बोलो। वो EWS का सर्टिफिकेट बनाने में क्या क्या लगेगा? वो तो आपको तहसील से पूछना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता इसके बारे में इतना अच्छे से। तहसील से पता ओके। करो जाके, ठीक है। और अभी मत बनाना EWS का, 1 अप्रैल के बाद बनाना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर बार बार ये गलती मत ठीक है। करना, ठीक है। नीट में तो वैसे भी अपलोड नहीं करना आपको सर्टिफिकेट, और एम्स वाले 1 अप्रैल के बाद के मांगते हैं, तो 1 अप्रैल का बाद के बनाना। और किसी का वो है क्या, आर्मी बैकग्राउंड है क्या किसी का? किसी के फादर मदर कोई आर्मी में है क्या? नो सर। कोई भी नहीं है ऐसा? चलो ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम फिजिक्स में स्टार्ट कर चुके हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम वगैरह क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या है, जीरोथ लॉ क्या है, ये हमने पढ़ लिया। स्टेट्स ऑफ मैटर डिलीटेड है, ठीक है। देखो अब इसके बाद जो है, देखो सिलेबस में बता देता हूँ इसके बाद कौन कौन से चैप्टर है आपके। 4 चैप्टर हो गए ना। फिफ्थ चैप्टर अपना केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, सिक्स्थ वाला इक्विलिब्रियम है, और जिसमें आपका आयनिक और वो वाला आ जाता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो लास्ट के 2 चैप्टर इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट हम एक साथ करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि लास्ट के इसके 2 चैप्टर को छोड़ देंगे, और उससे पहले हम 12th का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे केमिस्ट्री का। तो 12th के बाकी चैप्टर जो भी है वो एक साथ कर लेंगे, और ऑर्गेनिक जो है वो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसके 2 चैप्टर और बाकी जो 12th में ऑर्गेनिक के बाकी चैप्टर है वो एक साथ करेंगे, ठीक है। चलो, तो थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप खुद से एक बार रीड कर लेना, मैं इसमें ज्यादा लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको जो है ऊपर ऊपर से कवर करवाने की कोशिश करूंगा, इसको एक बार एनसीईआरटी को खुद से भी पढ़ लेना, इंट्रोडक्शन वो पढ़ लेना अपने आप, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टर्म्स हैं सिस्टम और सराउंडिंग, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिस्टम क्या होता है भाई, जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या जिस चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, तो वो हमारा सिस्टम हो जाएगा, और उसको छोड़ के दुनिया में जितनी भी चीजें वो सराउंडिंग में आ जाती है, ठीक है। तो a system in thermodynamics refers to that part of universe in which observations are made, मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस निकाल रहे हैं या किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो वो चीज हमारी सिस्टम हो जाती है, और दुनिया की जितनी भी उसके अलावा चीजें हैं वो हमारी सराउंडिंग बन जाती है, ठीक है। तो लाइक अगर मैंने कंटेनर में कोई गैस ली है, तो वो गैस और कंटेनर मेरा सिस्टम है, गैस इन अ कंटेनर इज अ सिस्टम, और उसके अलावा जितनी भी दुनिया में चीजें हैं वो हमारी सराउंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यही लिखा है, द सराउंडिंग इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम, तो सिस्टम के अलावा जो भी है वो आपका सराउंडिंग हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये हमारा क्या बनाता है, यूनिवर्स। तो सिस्टम को छोड़ के पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग और सिस्टम दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, यूनिवर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही सब लिखा है कि एक कंटेनर में आप ये चीज स्टडी कर रहे हो, ये सब लिखा है, उसको सिस्टम मान लेंगे, उसके बाहर का सराउंडिंग हो जाएगा, ये पढ़ लेना अपने आप, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि बाउंड्री किसे कहते हैं, तो द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड इट्स बाउंड्री। मान लो अगर मैंने कंटेनर में गैस लिया कोई, ठीक है, या कोई लिक्विड लिया है, और उस पर अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन अगर करवा रहे हैं, तो वहां पर वो जो ग्लास कंटेनर है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, आपके लिक्विड को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, बाउंड्री हो जाएगी।
तो बाउंड्री का मतलब है कि जिस चीज पर रिएक्शन चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही है, क्योंकि अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अब हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन जिस भी चीज में चल रही है, मान लो आप कोई लिक्विड को हीट कर रहे हो, तो अगर वो लिक्विड हीट हो रहा है तो लिक्विड और सराउंडिंग के बीच में क्या आ रहा है, वो कंटेनर की वॉल आ रही है। तो कंटेनर की वॉल क्या हो जाएगी, उसके लिए बाउंड्री हो जाएगी। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर टाइप्स ऑफ द सिस्टम। दो टाइप के सिस्टम होते हैं हमारे, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इन एन ओपन सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर कोई भी ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम हम उसको कहेंगे जहां पर एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। यानी कि मैंने क्या करा, एक कोई कंटेनर लिया एंड इसको मैंने स्टैंड पे रख के, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर हीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बर्नर लगा के मैं मान लो इसमें कोई लिक्विड है, इसको हीट कर रहा हूँ, और ये कंटेनर क्या है, ऊपर से सपोज खुला हुआ है। अब क्या है कि हीट इसमें जा रही है, ठीक है, और अगर मैं बर्नर को बंद कर दूंगा तो क्या होगा, हीट इस कंटेनर से बाहर जाएगी। अभी तो क्या है, हीट मान लो ये जो मैंने नीचे बर्नर लगाया है, तो बर्नर से किधर जा रही है, कंटेनर में जा रही है। और उसके बाद मान लो मैं बर्नर ऑफ कर दूंगा तो ये जो लिक्विड गर्म हो गया, इससे हीट कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। तो हीट का यहाँ पर एक्सचेंज बाहर को भी हो सकता है और अंदर को भी हो सकता है। और उसी तरीके से मैटर की अगर हम बात करें, तो यानी कि मैं चाहूं तो इसमें से लिक्विड बाहर भी निकाल सकता हूं और इसमें लिक्विड एक्स्ट्रा अंदर डाल भी सकता हूं। यानी कि मैटर भी मैं ऐड कर सकता हूं, मैटर को रिमूव भी कर सकता हूं, और हीट को या फिर एनर्जी जो भी है, ठीक है, एनर्जी वो इंटरनल एनर्जी भी हो सकती है, हीट एनर्जी, जो भी टाइप की एनर्जी, तो एनर्जी का भी एक्सचेंज यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन एन ओपन बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। तो इन्होंने दिया है, here the boundary is an imaginary surface enclosing the beaker and the reactant। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एनर्जी एक्सचेंज इज पॉसिबल। तो एनर्जी का पॉसिबल हो सकता है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, अब ये जो मैंने कंटेनर लिया था, इस कंटेनर को ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसके अंदर जो भी आपका रिएक्टेंट है, जिसकी भी आप केमिकल रिएक्शन कराना चाहते हो, तो आप इसमें एनर्जी तो दे सकते हो बाहर से। ठीक है, एनर्जी आप बाहर से दे सकते हो, एनर्जी इससे भी बाहर आ सकती है, एनर्जी का एक्सचेंज यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर मैटर का जो एक्सचेंज है, क्योंकि हमने ऊपर से बंद कर दिया, चारों तरफ से बंद है, तो ना तो आप इसमें क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, ना ही इससे क्वांटिटी को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला जो सिस्टम होगा वो हमारा क्या हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया। तो ये आपका डिफरेंस होता है। तो द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ क्लोज वेसल मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, कंडक्टिंग मतलब जो हीट को कंडक्ट कर ले। एग्जांपल कॉपर और स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके इन्होंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं, ओपन क्लोज, ये तो इजी सही है, इतना समझने का नहीं है। और तीसरा होता है यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब कि दोनों चीज को हमने बंद कर दिया। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर। अब दोनों का ही एक्सचेंज नहीं होगा। तो अगर एनर्जी भी आप एक्सचेंज नहीं कर पा रहे और मैटर को भी नहीं आप एक्सचेंज कर पा रहे, तो यहाँ पर क्या है, आपका वो सिस्टम कैसा हो गया, आइसोलेटेड। जैसे कि आपने कोई थर्मस फ्लास्क ली और वो ऐसे टाइप की ली कि आप उसको खोल नहीं सकते, बंद करके रखा है, तो क्लोज्ड सिस्टम भी वो बन गया और ऊपर से एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं हो रहा। यानी कि अगर कोई फ्लास्क ली, थर्मस फ्लास्क, आपने उसमें गर्म पानी डाल के रखा, तो वो हीट बाहर अगर नहीं आ रही, क्योंकि वो चारों तरफ से क्या है, इंसुलेटेड है, और वो बंद भी है, क्योंकि आप क्वांटिटी भी ना तो उसमें ऐड कर पा रहे हो या फिर उसमें से बाहर निकाल पा रहे हो। तो इस तरीके से अगर आपने उसको पूरा सील कर दिया, एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो उस केस में वो वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। और इसी का इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन थर्मस फ्लास्क और एनी अदर क्लोज इंसुलेटेड वेसल इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके तीन टाइप के सिस्टम्स होते हैं। क्लियर है? और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो स्टेट वगैरह के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हैं। द सिस्टम मस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन ऑर्डर टू मेक एनी यूजफुल कैलकुलेशन बाय स्पेसिफाइंग क्वांटिटेटिवली ईच ऑफ द प्रॉपर्टीज सच एज इट्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर as well as the composition of the system। ठीक है, तो we need to describe the system by specifying it before and after the change। मतलब पहले क्या हुआ चेंज के, और चेंज होने के बाद सिस्टम अभी कैसा है, इनको स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर है कि नीचे लिखा है कि वी स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द सिस्टम बाय स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम की स्टेट को बता सकते हैं कि वो अभी किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे है, टेम्परेचर पे है, ठीक है, या कितना उसका वॉल्यूम है। तो ये सारी चीज हम इससे बता सकते हैं। द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक दैट इज बल्क प्रॉपर्टीज। We can describe the state of a gas by quoting its pressure, volume, temperature and amount।
ठीक है। अब अमाउंट आपका जैसे मास में भी आप बता सकते हो या फिर नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से भी बता सकते हो। तो वेरिएबल्स लाइक p v t आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन बिकॉज देयर वैल्यूज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ इट इज रीच्ड। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस होते हैं, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर खाली आपकी इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पर उस जो भी आपका सिस्टम है उसकी स्टेट कैसी है, ना कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो स्टेट पर हम पहुंचे कैसे हैं। यानी कि अगर किसी सिस्टम का प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था इनिशियली, उसको मान लो हमने हीट कर दिया, तो उसके बाद उसकी कंडीशन P2, V2 और T2 पे पहुंच गई। तो ये जो P2, V2, T2 है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेंगे कि वो कंडीशन कैसे पहुंचे, ठीक है। तो ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है आपके प्रोसेस है चेंज के। So in order to completely define the state of a system, it is not necessary to define all the properties of the system, as only a certain number of properties can be varied independently. ठीक है, तो this number depends on the nature of the system. So once this minimum number of macroscopic properties are fixed, other automatically have definite values. तो ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को अगर हम क्या करते हैं, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है, और साथ में क्वांटिटी हो गई, जैसे कि अमाउंट हो गया या नंबर ऑफ मोल हो गया। तो ये अगर चार चीजें आपके पास हैं, अगर आप इन चार चीजों को फिक्स रखते हो, किस किस को, प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, और मास बोल लो या उसकी क्वांटिटी n बोल लो, नंबर ऑफ मोल्स, इसको अगर आप फिक्स रखते हो तो बाकी चीजें भी आपकी फिक्स रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर इनमें कुछ चेंज हुआ, इनमें कुछ गड़बड़ी हुई, तो आपकी बाकी क्वांटिटीज भी गड़बड़ होगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो वंस दीज मिनिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड, अदर्स ऑटोमेटिकली हैव डेफिनेट वैल्यू। तो बाकी भी चेंज नहीं होंगे अगर आपने इनको चेंज नहीं करा है तो, ठीक है। The state of the surrounding can never be completely specified. Fortunately, it is not necessary to do so. तो सराउंडिंग से हमें कोई मतलब नहीं होता, सराउंडिंग की स्टेट वगैरह नहीं बतानी होती, हमें सिर्फ सिस्टम से मतलब होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जो आपके, अगर मान लो आपने कोई गैस ली है, तो वहां पर जो उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होगी, उनका जो सम होता है उसी को क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर केमिकल सिस्टम लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, वी नीड टू इंट्रोड्यूस a quantity which represent the total energy of the system, ठीक है। it may be chemical, electrical, mechanical or any other type of energy you may think of. The sum of all these energy is this, all these is the energy of the system. In thermodynamics we call it the internal energy, ठीक है। तो internal energy क्या है, जो total energy आपके molecules की है। तो U of the system which may change when, तो internal energy कब कब change हो सकती है कि heat passes into or out of the system, यानी कि heat system में अंदर add की गई है या उससे बाहर निकाली गई है, तो उस टाइम पर internal energy change हो सकती है। दूसरा है वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, यानी कि वर्क डन किसी सिस्टम पर हुआ है या सिस्टम ने सराउंडिंग पे किया है, तो उस केस में भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तीसरा है मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम, यानी कि क्वांटिटी जो है मैटर की, वो आपने क्या करी है, या तो ऐड कर दी है उसमें सिस्टम में, या फिर उससे बाहर निकाल दिया। तो ये तीन पॉसिबल केसेस है जहां जहां पर आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आपको ये तीन स्टेटमेंट दे देंगे और फिर चौथा बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, इस तरीके से। तो जो भी आपका करेक्ट होगा वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो these systems are classified accordingly as you have already studied in section 6.1.2, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है वर्क। तो वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी सिस्टम जो है वर्क कैसे करता है। तो लेट अस फर्स्ट एग्जामिन अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम सिस्टम के ऊपर काम करेंगे या सिस्टम अगर वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, तो वहां पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कैसे दिखेगा। तो वी टेक अ सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क और एन इंसुलेटेड बीकर। तो एक फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क है, जिसके बाहर ना तो हीट जा सकती है ना अंदर हीट आ सकती है, और ना ही उससे मैटर बाहर जाएगा ना ही उसमें मैटर अंदर आएगा, यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम हमने ले लिया। और इसमें क्या लिया हमने, कुछ क्वांटिटी ऑफ पानी ले लिया। So this would not allow exchange of heat between the system and the surrounding through its boundary, and we call this system as adiabatic, ठीक है। तो हमने जब फिजिक्स में ये वाला चैप्टर पढ़ा था, तो हमने वहां पर दो टाइप की वॉल पढ़ी थी, ठीक है। आपको याद होगा, एक हमने वहां पर सिस्टम में एडियाबेटिक वॉल पढ़ी थी, और दूसरी वाली आई थिंक कंडक्टिंग वॉल थी, इस तरीके से कुछ लिखा था वहां पे, ठीक है, कंडक्टिंग वॉल। तो एडियाबेटिक वॉल में आपने देखा था कि यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज होता है डेल्टा क्यू, वो आपका 0 होता है, लेकिन यहाँ पर हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हीट एक्सचेंज हुआ होगा। तो वही चीज लिखिए कि अगर आप ये आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हो थर्मस फ्लास्क वाला, तो यहाँ पर
ये अलाउ नहीं करेगा आपका हीट एक्सचेंज को, ठीक है, बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग थ्रू इट्स बाउंड्री, एंड वी कॉल दिस सिस्टम एज एडियाबेटिक। द मैनर इन विच द स्टेट ऑफ सच अ सिस्टम मे बी चेंज्ड विल बी कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो यानी कि अगर इसका सिस्टम का जो स्टेट है, स्टेट का मतलब कि वही प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीजें अगर चेंज होती हैं किसी भी तरीके से, तो इस प्रोसेस में जो भी इस तरीके से होंगी तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब ये है कि आपने हीट एक्सचेंज नहीं होने दिया लेकिन फिर भी उसकी स्टेट को चेंज कर दिया, तो ऐसे वाले प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। तो एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन व्हिच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें आपको कोई भी ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। हियर द वॉल सेपरेटिंग द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज कॉल्ड द एडियाबेटिक वॉल, ठीक है। तो ये वाली जो वॉल है कैसी होगी, एडियाबेटिक वॉल होगी। तो ये फिगर में भी आपको दिखा है, इन्होंने क्लोज सिस्टम बनाया हुआ है, इसके अंदर मैटर है, उसके अंदर एनर्जी है, और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा Q इज इक्वल टू 0, यानी कि नेट हीट यहाँ पर जो है, हीट का एक्सचेंज कुछ भी नहीं हो रहा। तो लेट अस ब्रिंग द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट। अब हम क्या करेंगे, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसमें करेंगे, कुछ ना कुछ इस पर काम करके, ठीक है। तो अब ये काम कैसे होगा, ये ऐसा कुछ हमने वहां पर भी पढ़ा था अपने फिजिक्स वाले थर्मोडायनेमिक्स में। तो अब हमने क्या करा, कुछ वर्क डन इस पे करेंगे जिसकी वजह से क्या हो कि इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आए। तो लेट अस कॉल द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम ए स्टेट, सिस्टम एज स्टेट ए एंड इट्स टेंपरेचर इज टी। तो हमने क्या लिया, सिस्टम लिया, उसकी इनिशियल स्टेट ए हमने कंसीडर कर ली, और उसका टेंपरेचर अभी कितना है, टी ए है। तो लेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द स्टेट ए विल बी कॉल्ड एज यू ए। तो इंटरनल एनर्जी अभी हमने पर्टिकुलर स्टेट ए पर हमने कितनी मान ली, यू ए मान ली, यानी कि इनिशियल इसकी इंटरनल एनर्जी यू ए है, टेंपरेचर टी ए है। तो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन टू डिफरेंट वेज, ठीक है। तो ये हमने वहां पर भी देखा था कि इंटरनल एनर्जी को आप कैसे कैसे चेंज कर सकते हो, वैसे कुछ यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर दो अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वे जो है, we do some mechanical work say 1 kilojoule by rotating a set of small pedals and thereby churning water, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 किलो जूल का हमने यहाँ पर मैकेनिकल वर्क किया है, ठीक है। मैकेनिकल मतलब कि कुछ मैकेनिज्म को यूज करके किया है। बाय रोटेटिंग अ सेट ऑफ स्मॉल पेडल्स एंड देयर बाय चर्निंग वाटर। चर्निंग वाटर का मतलब है कि लाइक आप पानी में कुछ ऐसे मतलब कोई आपने क्या लिया, पानी में ऐसे कुछ घुमा रहे हो, ठीक है, कुछ पेडल टाइप का स्ट्रक्चर है, उसको रोटेट कर रहे हो जिससे पानी क्या हो रहा है, घूम रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना, चर्निंग ऑफ मिल्क होता है, जिससे हम क्या करते हैं, लाइक फैट वगैरह को उसमें से सेपरेट करते हैं। तो चर्निंग ऑफ वाटर यहाँ पर कर रहे हैं। तो लेट द न्यू स्टेट बी कॉल्ड एज बी स्टेट एंड इट्स टेम्परेचर एज टी बी, ठीक है। तो अब हम दूसरी स्टेट बी पर पहुंच चुके हैं, हमने कुछ उसमें वर्क डन कर दिया, वर्क डन से क्या हुआ, उसमें कुछ एनर्जी चेंज आया होगा, और अब यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, टीबी के बराबर हो गया। तो इट इज फाउंड दैट टीबी इज ग्रेटर देन टी ए। तो अब क्या हुआ, पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी होगा वो कितना हो जाएगा, टीबी माइनस टी हो जाएगा, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो लेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन स्टेट बी बी यू बी। तो जब ये फाइनल स्टेट हमारी बी वाली जो आ गई है, इसको हमने कह दिया इंटरनल एनर्जी यहाँ पर कितनी, यू बी के बराबर है। और यहाँ पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होगा वो आपका फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी है उसके बराबर हो गया, यानी कि यू बी माइनस यू हो गया। तो इस तरीके से पहला जो हमने स्टेप यहाँ पर करा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए, वो हमने कुछ वर्क डन करके किया। अब जो दूसरा तरीका यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज करने का वो ये है कि we now do an equal amount, that is 1 kilojoule electrical work with the help of an immersion rod and note down the temperature change, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पर अब हम कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं और सेम क्वांटिटी कर रहे हैं, यानी कि 1 किलो जूल। ऊपर भी हमने 1 किलो जूल किया था काम, अभी भी हम 1 किलो जूल कर रहे हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल मेथड से करेंगे। ऊपर हमने मैकेनिकल मेथड से किया, यानी कि हाथ से पानी को चलाया, घुमाया, और उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया। अब हम इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन इमर्शन रॉड। इमर्शन रॉड मतलब वो जो पानी गर्म करने वाली रॉड होती है, वो हमने उसमें डालते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज यहाँ पर कितना है, क्योंकि आपको पता है जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो एक्चुअली में वो कह रहा है वहां पर भी वर्क डन होता है, ठीक है। और वो वर्क डन किसके बराबर होता है, W इज इक्वल टू वी क्यू, आपने पढ़ा होगा, एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना, वी क्यू, यानी कि पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो ये होता है वर्क डन। तो उतना ही 1 किलो जूल का वर्क डन हमने किया इमर्शन रॉड से, और उसके बाद टेम्परेचर चेंज को नोट कर लिया। तो वी फाइंड दैट द चेंज इन टेम्परेचर इज सेम एज इन द अर्लियर केस, यानी कि टीबी माइनस टी है। यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ, जब हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई के थ्रू यहाँ पर 1 किलो जूल का काम किया, तो वो आपका जो टेम्परेचर चेंज आया वो भी आपका टीबी माइनस टी के बराबर ही है, जैसे कि आपके ऊपर वाले केस में आया था जब हमने चर्निंग करी थी,
So in fact, the experiments in the above manner were done by J.P. Joule between 1840 to 50, and he was able to show that a given amount of work done on the system, no matter how it was done, ठीक है, प्रोड्यूस द सेम चेंज ऑफ स्टेट एज मेजर्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, ये जेपी जूल ने किया था, और ये इन्होंने साबित कर दिया था कि भाई वर्क डन की जो क्वांटिटी है सिर्फ मैटर वो करती है, यानी कि वर्क डन जितना क्वांटिटी हुआ होगा वो आपका टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आएगा, ना कि उसका तरीका, यानी कि वर्क डन कैसे हुआ है। चाहे आप वर्क डन मैकेनिकल के थ्रू करो या आप केमिकल के थ्रू करो या इलेक्ट्रिकल के थ्रू करो, किसी भी तरीके से आप करते हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि वर्क डन की क्वांटिटी कितनी है। तो दोनों ही केसेस में वर्क डन 1 किलो जूल के बराबर हुआ, जिस वजह से टेम्परेचर चेंज क्या हुआ, बराबर आया, और जिस वजह से इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो भी बराबर हुआ। ठीक है, तो सो इट सीम्स अप्रोप्रिएट टू डिफाइन अ क्वांटिटी द इंटरनल एनर्जी यू, ठीक है, whose value is characteristics of the state of a system। तो यहाँ पर ये जो इंटरनल एनर्जी है ये आपकी एक तरीके की क्या है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम है। तो whereby the adiabatic work, that is W adiabatic, is required to bring about a change of state is equal to the difference between the value of U in one state and that in the another state, that is delta U। तो डेल्टा यू की जो वैल्यू हो गई, सपोज यहाँ पर कितनी हो गई, U2 माइनस U1 हो गई, और यही क्या होगा आपका वर्क डन इन एडियाबेटिक केस होगा। तो देखो यहाँ पर बेसिकली करा क्या, हम एडियाबेटिक वर्क डन कर रहे थे, मतलब एडियाबेटिक टाइप से हम वर्क कर रहे थे सिस्टम के ऊपर। तो एडियाबेटिक का मतलब क्या हुआ कि नेट हीट एक्सचेंज यहाँ पर 0 है। अब इसका मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो पानी के अंदर, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पानी लिया, जैसे पहले केस में हमने चर्निंग की, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई के थ्रू उसको चेंज करा, तो 1 किलो जूल का जो हमने वर्क डन किया, ठीक है, 1 किलो जूल का वर्क डन किया, ये वर्क डन पानी के अंदर ही रह गया, पानी के अंदर ही रह गया। इसका मतलब ये है कि अगर ये सिस्टम एडियाबेटिक नहीं होता तो पानी के अंदर मान लो अगर हम पानी गर्म कर रहे हैं इमर्शन रॉड डाल के, उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, तो ये हीट यहाँ से बाहर निकलती रहती है इस तरीके से। लेकिन जब हमने ये बोल दिया कि भाई ये एडियाबेटिक वर्क डन है, यानी कि डेल्टा क्यू जब आप 0 कर रहे हो, तो जो एनर्जी बाहर से मिल रही है वो सारी की सारी एनर्जी किस में लग जाएगी, उस पानी की एनर्जी को चेंज करने में लग जाएगी। अदरवाइज क्या होता है, ऐसा अगर नहीं हो रहा, अगर एडियाबेटिक वॉल हम नहीं लगाएंगे, तो जो आप एनर्जी दे रहे हो वो सराउंडिंग में लीक हो जाएगी, ठीक है, भले ही कुछ देर बाद हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, सराउंडिंग में एनर्जी लीक नहीं हो रही, तो जितनी एनर्जी आप दोगे वो पानी की एनर्जी को इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा यू है, यानी कि चेंज इन वर्क डन है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट जेपी जूल ने किया, इससे ये बात साबित हो गई कि जो भी आप वर्क डन करोगे वो सारा का सारा वर्क डन जो है, जो चेंज इन एनर्जी आ रहा है आपका सैंपल के अंदर, जो भी चेंज इन एनर्जी आया उसके बराबर होगा, यानी कि सारा का सारा वर्क डन जो वो किस में चेंज हो जाएगा, वर्क डन, ये आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी में बदल जाएगा। यानी कि जो भी वर्क डन आप करोगे सिस्टम के ऊपर वो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आएगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी अगर जाते हो आप, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने क्या पढ़ा था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इस तरीके से आपने पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो था, अगर आप यहाँ पर डेल्टा यू निकालते हो तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर ये डेल्टा क्यू आपका 0 है, तो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो आपका माइनस डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि इंटरनल एनर्जी में यहाँ पर जो चेंज आएगा वो आपका वर्क डन के बराबर ही होगा। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन की गई है। तो देयरफॉर इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन। तो इस ये जो इंटरनल एनर्जी यू होता है ये भी आपका स्टेट फंक्शन होता है, जैसे कि आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे होते हैं, ठीक है। द पॉजिटिव साइन एक्सप्रेसेस दैट W एडियाबेटिक इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। देखो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया करते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव किस केस में होता है और वर्क डन नेगेटिव किस केस में होता है। तो अगर आपका वर्क डन जो है, ये जो W एडियाबेटिक आपका वर्क डन है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी कि कुछ काम आपने सिस्टम के ऊपर किया हुआ है, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम ने कुछ काम सराउंडिंग के ऊपर किया या आपके ऊपर किया है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो आपका बाय द सिस्टम हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो ऑन द सिस्टम, और नेगेटिव है तो बाय द सिस्टम। इसको ध्यान आप ऐसे रख सकते हो कि ये जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये ऑन हो गया, ठीक है। तो आप इसको ध्यान ऐसे रख सकते हो कि पॉजिटिव अगर आ रहा है तो मतलब ऑन द सिस्टम है, तो
O और O दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन नेगेटिव और उसमें नहीं आता ना वो कॉमन, तो इसमें ये ध्यान रख लो कि पॉजिटिव में O आता है और ऑन में भी O आता है, तो इसका मतलब है कि अगर वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अदरवाइज इफ इट इज नेगेटिव तो इसका मतलब है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर कैन यू नेम सम अदर फैमिली स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो बाकी तो आपको पता ही है ये क्या क्या होते हैं, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि इफ यू ब्रिंग अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 25 टू 35, अगर हमने पानी का टेम्परेचर जो है, ठीक है, या कोई भी सिस्टम है उसका टेम्परेचर जो है 25 से 35 कर दिया, तो यहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, +10 डिग्री सेल्सियस का होगा। तो वेदर वी गो स्ट्रेट अप टू 35 डिग्री सेल्सियस और वी कूल द सिस्टम फॉर अ फ्यू डिग्रीज, देन टेक द सिस्टम टू द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। दस T इज अ स्टेट फंक्शन एंड द चेंज इन टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट टेकन। तो ये बोल रहे हैं कि भाई मान लो आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दो और उसके बाद आप 35 पे चले जाओ या सीधे 35 पे चले जाओ, तो इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे कि इनिशियल टेम्परेचर कितना था और फाइनल टेम्परेचर कितना था और चेंज इन टेम्परेचर कितना है। तो इनिशियल 25 था, फाइनल 35 था, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री का है, ठीक है। तो इस बात से कोई भी रिश्ता इसका नहीं होता कि टेम्परेचर किस तरीके से चेंज किया गया है, आप उसको बहुत ज्यादा बढ़ा के नीचे ले आए या आपने सीधे 35 करा, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क किससे पड़ता है कि इनिशियली टेम्परेचर कितना था सिस्टम का और बाद में कितना हो गया, बस इस बात पे, और फाइनल चेंज कितना आया है। Okay, so volume of water in a pond, for example, is a state function because change in volume its water is independent of the route by which water is filled in the pond, either by rain or by tube well or by both. और इसी तरीके से बोल रहे हैं कि भाई जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो भी आपका स्टेट फंक्शन है और वो भी इस चीज का इंडिपेंडेंट है कि किस तरीके से आपने पानी उस तालाब में भरा है। अगर मान लो अगर हम एक पॉन्ड का एग्जांपल ले रहे हैं तालाब का, तो तालाब में अगर आपने पानी भरा है और उसमें से अगर पानी कम होता है, पानी का वॉल्यूम चेंज होता है, तो फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा वॉल्यूम के ऊपर कि पानी किस तरीके से चेंज हुआ, कि पानी को आप एक बकेट से कम कर रहे थे या पानी को आपने पंप से कम किया, उसमें कोई ट्यूबवेल लगाया उससे कम किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क बस इस बात से पड़ेगा कि पहले पानी का वॉल्यूम कितना था और बाद में पानी का वॉल्यूम कितना रहेगा, बस हमें मतलब इस बात से होगा। तो ये भी क्या आपका स्टेट फंक्शन है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी स्टेट फंक्शन है, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, वो आपके सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, ना कि इस बात पे कि वो चीज की कैसे गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हीट के बारे में, तो we can also change the internal energy of the system by transfer of heat from the surrounding to the system or vice versa without expenditure of work. तो अगर मान लो हमें कोई वर्क डन नहीं करना, तो इंटरनल एनर्जी में हम चेंज हीट ट्रांसफर से भी कर सकते हैं, या तो हम हीट सिस्टम में से बाहर ट्रांसफर करें सराउंडिंग में, या सराउंडिंग से सिस्टम में करें अंदर। तो दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। तो ये जो आपका एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं, जिसको Q से डिनोट करते हैं। तो लेट अस कंसीडर ब्रिंगिंग अबाउट द सेम चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज बिफोर इन सेक्शन 6.14, ठीक है, बाय ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स इंस्टेड ऑफ एडियाबैटिक वॉल। अब दूसरा जो इन्होंने एग्जांपल दिया है वो इन्होंने एडियाबैटिक की जगह कौन सी दे दी है, कंडक्टिंग वॉल दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो हमने सिस्टम पढ़ा था, एडियाबैटिक सिस्टम पढ़ा था जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जो सिस्टम में वॉल्स लगा दी गई है, कौन सी, कंडक्टिंग वॉल, यानी कि इसके थ्रू हीट एक्सचेंज हो सकती है। अगर आप बाहर से गर्म कर रहे हो तो ये गर्म होने लग जाएगा सैंपल, या अगर सैंपल पहले से गर्म है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो हीट लीक होने लग जाएगी वहां से, ठीक है। तो वी टेक वाटर एट टेम्परेचर टी है, तो उसी वाटर की हम बात कर रहे हैं जिसको वाटर को हमने कंटेनर में लिया था, तो उसका इनिशियल टेम्परेचर टी था, और अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स लगा दिए, सपोज कॉपर की, और उसको फिर हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया एट टेम्परेचर टीबी, ठीक है, एंड एनक्लोज इट इन ह्यूज हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर टीबी। और इस पानी का जो टेम्परेचर टीए है जिसको हमने कंटेनर में लिया है, इस कंटेनर को हमने एक हीट रिजर्वायर में डाल दिया, जहां पर हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना है, टीबी है। The heat absorbed by the system water Q can be measured in terms of temperature difference, that is TB minus TA। यानी कि हमने क्या करा, अब दो कंटेनर ले लिए, ठीक है, तो एक कंटेनर में तो पानी है और दूसरा जो कंटेनर है, मान लो यहाँ पर कुछ हीट करने के लिए मटेरियल रखा है, मान लो आपने कोयला जला रखा है यहाँ पे, और इसमें आपने ये कंटेनर डाल दिया, तो यहाँ पर जो कंटेनर में पानी था उसका टेम्परेचर टीए था, और यहाँ पर जो हीट दी जा रही है बाहर से उसका टेम्परेचर टीपी है। तो हीट यहाँ से यहाँ जाएगी क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हीट है वो हीट आप टेम्परेचर डिफरेंस के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हो, दैट इज टीबी माइनस टी, ठीक है। तो इन दिस केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू।
तो यहाँ पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा आपका, यानी कि डेल्टा यू होगा, वो आपका क्यू के बराबर होगा, यानी कि जितनी हीट सप्लाई होगी उतनी आपका यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन होगा। बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जो आता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू आता है। तो अब हमने वर्क डन को 0 कर दिया है, वर्क डन हम नहीं कर रहे, सिर्फ हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये जो डेल्टा क्यू है ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। तो जितना हीट एक्सचेंज करोगे उतना आपका डेल्टा यू हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि क्यू अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। तो क्यू पॉजिटिव का मतलब है कि हीट इज ट्रांसफर्ड ऑन द सिस्टम, ऐसे कर लो। तो जैसे आपने पॉजिटिव का ऑन उधर देखा था कि वर्क डन अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यहां पर क्यू के केस में भी आप ऐसे याद कर सकते हो कि इफ क्यू इज पॉजिटिव तो हीट इज ट्रांसफर ऑन द सिस्टम कर सकते हो, या हीट इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, ऐसे करके। यानी कि सिस्टम को जो है हीट दी गई है सराउंडिंग की तरफ से, और अगर वो नेगेटिव होता है इसका मतलब है कि हीट सिस्टम में से बाहर सराउंडिंग में गई। ये इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो हीट और वर्क दोनों एक जैसे ही आपको मैंने बता दिए, ठीक है। तो वर्क डन अगर पॉजिटिव है मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और हीट अगर पॉजिटिव आ रही है, क्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है हीट इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, चलो फिर अब ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 550 से करेंगे, 544 हो रहा है, 550 से करते हैं।